आप इतिहास के क्या, वर्तमान के किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे इंग्लिश वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द क्रूशियल प्लेयर ऑफ द गेम, या फिर गेम चेंजर ऑफ द, मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा जो कि गेम चेंजर ऑफ द एग्जामिनेशन बन चुका है। ऐसा क्यों? अगर मैं बात करूँ केवल और केवल एसएससी की या फिर सीजीएल की बात करूँ ना, अगर मैं उसमें अगर बाकी सब्जेक्ट की, अगर चलो मैं प्री की बात करता हूँ, फिर मैं मेंस की बात बताता हूँ, ठीक है। पहले इसकी वेटेज के बारे में बात करेंगे, फिर ये भी बताऊंगा कि आप इंग्लिश को कैसे मजबूत करोगे। इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपना वोकैब, जो कि जिसके बिना आप ना ही ग्रामर में पकड़ बना पाओगे। ग्रामर में तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप रूल वगैरह पढ़ लो, एरर बनाना सीख लो तो कर लोगे, लेकिन कंप्रहेंशन कैसे करोगे, उसके लिए तो आपको वोकैब मस्ट 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 मोर देन मस्ट, जितने बार भी मैं मस्ट कहूँ उतना कम पड़ जाएगा। तो वोकैब आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा ही, अगर आपको नंबर लेकर आने हैं, अच्छे रैंक लेकर आनी है, या फिर सिलेक्शन चाहिए तो। देखो, अगर मैं प्री की बात करूँ तो प्री अपना टोटल होता है 200 नंबर का, और वहीं अपना मेंस होता है 390 नंबर का। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक तो मुझे पता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 200 में से 50-50 नंबर के सारे अपने पेपर होते हैं, जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके जीएस हो गया। ये सभी 50-50 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी इंग्लिश 50 नंबर की तो है, यहाँ पर तो सभी का इक्वल वेटेज है। लेकिन अगर मैं वहीं पे मेंस की बात करूँ तो वहाँ पर आपका मैथ्स पूछा जाता है 90 नंबर का, रीजनिंग आपका पूछा जाता है 90 नंबर का, और जीके जीएस आपका पूछा जाता है अपना 75 नंबर का, और इंग्लिश आपका पूछा जाता है 135 नंबर का। देखो, और अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो वहां पर तो केवल आपका इंग्लिश ही पूछा जाता है मेंस में। तो देखो, आप एग्जामिनेशन को देखकर ये पता लगा सकते हो कि इंग्लिश अब कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब इंग्लिश में अगर मैं पूरा खुल के बात करूं तो इंग्लिश में आती है हमारी तीन चीज़ें। जिस तरीके से अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो वहाँ पे दो चीज़ें आती है ना, एक होती है अपनी अरिथमेटिक, और दूसरी अपनी क्या होती है, एडवांस होती है। दो दो सेक्शन में हमने डिवाइड किया अपने पूरे मैथ्स को। उसी तरीके से मैंने रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक वर्बल हो गया, एक उसी तरीके से मेरा नॉन वर्बल हो गया, और अपना जी के जीएस तो खैर इतने सारे पार्ट में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, बस ये सब से डिवाइडेड है। उसी तरीके से हमने इंग्लिश को भी डिवाइड किया है, वो भी तीन पार्ट में। और वो तीनों पार्ट कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला पार्ट है अपना यहाँ पे अपना ग्रामर का, जहाँ पर अगर हम रूल वगैरह पढ़ लें, जो कि हम किसी भी टीचर से पढ़ लें, अगर वो हमें उस पर सवाल अच्छे से करा दे, पूरा चैप्टर करवा दे, तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। और ग्रामर के सवाल हमें यूजली बन जाते हैं। कौन कौन से? अपने नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब होता है। मतलब ग्रामर में तो हम मतलब यूजुअली बच्चों से, मतलब अगर मैं कहूँ तो 80 to 90% बच्चे, अगर मैं 80% भी बोलूँ तो ठीक है, 80% बच्चों से ग्रामर तो हो जाती है। लेकिन जो बाकी के दो सेक्शन बच गए ना, जो कि कौन कौन से हैं, एक हो गया अपना वोकैब, और दूसरा हो गया अपना कॉम्प्रीहेंशन। वोकैब के बिना कॉम्प्रीहेंशन करना नामुमकिन ही नहीं है ना, या फिर कहूँ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा साबित हो चुका है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में आप देखो, कॉम्प्रीहेंशन में होता क्या है, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे देगा, और यहाँ पे फिलिप्स की तरह वो सवाल दे देगा, और बोलेगा इस वर्ड के अनुसार, मतलब ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ो, इसमें से आपको कोई सा भी एक वर्ड ढूंढना है, और वहाँ ऑप्शन भी दे देगा, चार ऑप्शन, इस वर्ड में से कौन सा इस फिलिप्स को फिल कर देगा। तो वहाँ पर आपको उस वर्ड को यूज़ करने के लिए, वहाँ पे फिल करने के लिए आपको उस वर्ड का मतलब तो पता होगा, बस वही आपका वोकैब में काम आएगा। मतलब वोकैब आपको पढ़नी पड़ेगी। वोकैब मतलब क्या है कि आपके जितने भी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको पता होना, उनका यूज़ कहाँ पर होता है, यह चीज़ आपको पता होना। तो बिना वोकैब के आप ना ही कॉम्प्रीहेंजन कर सकते हो, और कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो आप थोड़ा बहुत ग्रामर में भी हिचका जाओगे, अगर आपकी वोकैब कमज़ोर है। तो वोकैब इज़ द मेन सेक्शन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। अब वोकैब के लिए ना बच्चे बहुत पापड़ बेलते हैं, क्योंकि अगर उन्हें अच्छे नंबर लेकर आना है इंग्लिश में, जो कि उनको लाना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आज के अगर हम देखें टॉपर्स को, या फिर जितने भी जो रैंक लेकर आते हैं, उन सभी के इंग्लिश में सबसे अच्छे नंबर होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर हमें कहीं ना कहीं उनसे कॉम्पिटिट करना है, तो इंग्लिश में भी हमें काम करना ही पड़ेगा, केवल मैथ और रीजनिंग के पीछे नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंग्लिश में भी काम करना है, साथ साथ जीके जीएस में भी हमें अपना जितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं वो देना पड़ेगा। अब इसमें कैसे दें? इंग्लिश में तो आप किसी का भी पेड बैच ले लो, वो आपको ग्रामर अच्छे से पढ़ा देगा और रूल्स वगैरह रटवा देगा, आप वहाँ से एरर भी बना लोगे। ग्रामर का तो चलो यहाँ से आप निपटा लोगे, लेकिन रही कैसे वो कैब, आप कैसे करोगे? वो कैब के लिए देखो कई सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको बेस्ट बुक्स बताऊं जो टॉपर्स के, हर टॉपर्स के मुंह पे रही है, वो है अपनी ब्लैक बुक। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपके पास ब्लैक बुक नहीं है ना, तो आज ही खरीद लो ब्लैक बुक। और ये भी बताऊंगा कि आपको इस ब्लैक बुक को कवर कैसे करना है। देखो, ब्लैक बुक आप, कई बच्चे क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं ब्लैक बुक, खरीद कर लेकर आते हैं, जोश जोश में 3-4 दिन या फिर एक हफ्ता 10 दिन वो पढ़ते हैं, डेली 50-50 100-100 वर्ड वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ 15-20 दिन हुआ, वो फिर उसको, मतलब जब वो फिर से पढ़ते हैं ना शुरू से, तो वो भूले हुए रहते हैं, ऐसा लगता है कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। वो उनको वो जो पीछे का पढ़ते हैं वो भूलते जाते हैं, आगे वो पढ़ते जाते हैं, इससे उन्हें डिमोटिवेट होने लगते हैं वो 15-20 दिन बाद।
फिर वो छोड़ देते हैं, किसी भी कारण से वो छोड़ देते हैं, वो कभी भी कंसिस्टेंसी बना ही नहीं पाते। अगर इस ब्लैक बुक में मैं बात करूँ ना, तो कम से कम अगर मैं कहूँ जो अच्छे से वर्ड हैं जिनको आप अगर कवर करोगे तो 5 से 6 हज़ार वर्ड आपको आराम से मिल जाएंगे जो नए तरीके के हैं। इसमें कई सारे ऐसे वर्ड है जो रिपीटेशन है, तो 5 से 6 हज़ार वर्ड है जो आपको अगर आपने पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन निश्चिंत है। वोकैब आप अपनी तरफ से समझो कि मेरा पूरा वोकैब कंप्लीट है, लेकिन इस 5 6 हज़ार वर्ड को कौन याद करेगा? इस 5 6 हज़ार में भी आपको पूरे टोटल 5 6 हज़ार वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर मैं कहूँ ना तो केवल आपको 1500 से लेके 2000 वर्ड केवल आपको याद करने होते हैं। याद भी क्या करने होते हैं, आप उनको बस आपको उनको डेली पढ़ना होता है। ऐसा कोई ये नहीं कि टेबल की तरह आप इनको सभी को याद करो, कोई भी आपको नींद में उठा के पूछे बताओ अबेट का मतलब क्या होता है, बता एलिमनी का मतलब क्या होता है, बता डीजल का मतलब क्या होता है, बता बेजल का मतलब क्या होता है। ये ऐसा कोई पूछेगा आपको, इस तरीके से नहीं याद होना चाहिए। मतलब आपको क्या ना कि डेली आपको पढ़ना है, वो कैब किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं बताऊँगा, क्या क्या आपको पढ़ना है ब्लैक बुक में से वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप थोड़ा सा वीडियो में इंतजार तो करो, पेशेंस तो बनाओ, धीरे धीरे मैं उसकी भूमिका तो बना दूँ पहले। तो 1500 से लेकर 2000 आपको वर्ड पूरा डेली पढ़ना होता है। अच्छा, किस तरीके से पढ़ना होता है, आप ब्लैक बुक लेकर आए, आप उसमें से चूज़ कर लो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि मैं डेली 20 वो कैब याद करूंगा या फिर 30 याद कर लूँगा। अगर मैं मानूँ आपको कितना करना चाहिए या फिर आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना आपको एक एवरेज बच्चा करना चाहिए, एक एवरेज बच्चे को, तो अगर मैं मानूँ तो 50 वो कैब उसको डेली करना चाहिए। देखो अगर आप इस वो कैब बुक को खोलोगे, ब्लैक बुक को खोलोगे, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स पे दिखेगा, सबसे पहला क्या दिखेगा, OWS। फिर आपको क्या दिख सकता है, फिर अगर मैं ऐसे बता देता हूँ, देखो OWS आपको इसमें मिलेगा, फिर साइनो एंटोनियम्स मिलेगा, फिर थर्ड आपको क्या मिलेगा, इडियम्स एंड फ्रेज मिलेगा, और फिर यहाँ पे 4 क्या, स्पेलिंग एरर। केवल आपको इन 4 सेक्शन पे या फिर इन 4 चैप्टर पे ही आपको देखना है। इस OWS की अगर मैं बात करूँ ना तो 1600 से ज़्यादा वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप इस OWS को डेली पढ़ते हो ना। अगर मैं आपको कहूँ यहीं पे अगर आप डेली 400 मतलब 40 वर्ड भी अगर आप डेली कवर करते हो, अच्छा चलो ठीक है, पहले अगर मैं यही बता देता हूँ, 40 वर्ड भी अगर आप डेली करते हो तो आप ये देखो केवल 40 दिन आपको लगेंगे, पूरी ब्लैक बुक आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये कहना तो बहुत आसान है कि 40 दिन में आपकी ब्लैक बुक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इतने दिन तक कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उस कंसिस्टेंसी के लिए अब हम क्या करें? देखो आपको ब्लैक बुक पढ़ना बहुत वैसे है इंटरेस्टिंग तरीके से कि आप बीच में कभी बोर ना हो, डीमोटिवेट ना हो। तो देखो अगर आपके हफ्ते में 7 वीक होते हैं ना, तो आपके जैसे मंडे से लेके पूरा शनिवार तक आप डेली, या फिर अगर मैं कहूँ तो मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये शनिवार और अपना संडे, ये 2 दिन बनाओ केवल और केवल रिवीजन के लिए। मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको डेली 50 वर्ड, अपने कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 50 वर्ड आपको डेली करना है, या फिर 40 का जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, कम से कम 40 तो रखना ही। तो 40 या फिर 50 वर्ड आपको डेली 5 दिन, मतलब 5 दिन तक पूरे हफ्ते में कवर करना है। लगभग आपके कितने हो गए, 200 से लेके 250 वर्ड हो जाते हैं। और यही 200 250 वर्ड आपको सैटरडे और संडे को पढ़ना है, आपको कोई नया वर्ड उस दिन नहीं पढ़ना है। केवल इन्हीं 200 250 वर्ड को आपको बार बार रिवीजन करना है, 2 3 बार आपको एक बार फिर से पढ़ के देखना है जो भी इन हफ्ते में 5 दिन पहले आपने पढ़ा है। इस तरीके से अगर मैं कहूँ ना तो आपको 2 से ढाई महीना लगेगा बस, और आपकी वो कैब खत्म हो जाएगी। बस फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको उसके बाद केवल और केवल रिवीजन करते रहना है आपका जब तक पेपर आएगा, बस उसके बाद तो आपको कुछ करना नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप स्टार्टिंग में ब्लैक बुक में जब आप पहली बार पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा, मतलब थोड़ा बहुत बोरिंग सा लगेगा, या फिर थोड़ा सा लगेगा कि छोड़ दूँ यार, बक बेकार है, बहुत टेंशन है, बड़ी बेकार चीज़ है ना, दिमाग में मज़ा नहीं आ रहा, जो रील्स में मज़ा आ रहा था, जो इंस्टाग्राम में मज़ा आ रहा था, वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो वैसा आपको नहीं करना है। आप अगर पहली बार पढ़ोगे तो ऐसा होगा, अगर ज़िंदगी में मज़ा चाहिए तो अभी आपको सज़ा लेना पड़ेगा, सज़ा वाली लाइफ जीनी पड़ेगी। ठीक है, सज़ा करके आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 2 ढाई महीने का सफ़र है। आपकी ब्लैक बुक अगर एक बार आप कवर कर लेते हो ना, फिर आप दूसरी बार तीसरी बार जब आप उसको फिर से पढ़ोगे, भाई जब तक आपके एग्ज़ाम है, जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपकी लेटर नहीं आ जाती, लेटर तो क्या, जब तक आपके नंबर नहीं आ जाते, तब तक आपको ब्लैक बुक को देखो अपने साथ रखना पड़ेगा, जीवन साथी में से उसमें से एक को भी, इसको भी चुनना पड़ेगा, है ना। तो इन इसको ना आपको डेली रिवाइज करना है, हफ्ते में 5 दिन इस तरीके से, बाकी शनिवार संडे आपको उन दोनों जो भी आपने 5 दिन किए 200 250 वर्ड को, उसको रिवाइज करना है। जब आप एक बार अपनी पूरी ब्लैक बुक खत्म कर लोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डेली 100 वर्ड आपको रिवाइज करना है, बस इस तरीके से। अब देखो अगर मैं बताऊं OWS में आपके 1600 से ज़्यादा वर्ड है, लगभग 1630 या फिर 1637 के वर्ड है। सिनोनियम्स भी आपकी इसी भी कमर हो जाएंगे। भाई जब आप OWS पढ़ोगे ना, इसमें इस तरीके से दे रखा है कि कई सारे ऐसे वर्ड है जो प्रीवियस ईयर है, कई सारे ऐसे हैं जो अपकमिंग एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में आए हैं
या फिर आ सकते हैं उनके पास्ट हिस्ट्री या फिर पास्ट रिकॉर्ड को देख के। वही वर्ड आपको सिनोनियम और एंटोनियम्स में देखने को मिलेंगे, सिनोनियम या फिर एंटोनियम्स में देखने, कई बार आपको नहीं भी मिलेंगे, लेकिन आप जब OWS अपना कवर कर लोगे तो वही वर्ड आपको सिनोनियम एंटोनियम्स मिलेंगे। फिर ईडियम्स आपको नहीं मिलेंगे। स्पेलिंग एंड एरर देखोगे ना तो आपको वहाँ पे कम से कम 300-400 आपको स्पेलिंग एंड वर्ड दिख जाएंगे जो कि आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। तो लगभग पूरा एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है आपके स्पेलिंग एरर में, तो इनको भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको कहूँगा आप OWS से स्टार्ट करो। जैसे OWS की अगर मैं बात करूँ, OWS अपना कितना है, 1600 मैंने बताया, चलो 1650 ही मान लो, चलो ठीक है 1650 मान लो। मैंने आपको क्या बताया, अगर आप डेली 50 वर्ड याद करते हो तो आप एक वीक में कितना याद कर लोगे, लगभग 250, क्योंकि 5 ही दिन आप पढ़ोगे। अब 250 का अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 या 1500, मतलब 15, मतलब 6 हफ्ते में केवल, मतलब लगभग 1.5 महीने में आप 1500 वो कैब याद कर लोगे। मैंने तो आपको 2.5 महीने का समय दिया है जिसमें आप 1500 क्या 2000 वर्ड भी याद कर लोगे। 2000 वर्ड को रिवीजन के साथ बोल रहा हूँ, 2000 से कई ज़्यादा अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे 50 वर्ड के हिसाब से तो 2000 से ज़्यादा याद कर लोगे। चलो मैंने 2.5 महीने आपके दिए, आपने यहाँ पे इस तरीके से किया, 1500 से ज़्यादा वर्ड मतलब 1600 वो कैब है, 1650 अगर जब जब यहाँ पर जितने वो OWS है उनको याद किया आपने। फिर उसके बाद आपके साइनो और एंटोनियम्स पे आ जाओ। यहाँ पे जितने भी अपने साइनो और एंटो है आप उसको फिर उसी फ्लो में याद करो, डेली 50-50 लगाओ या फिर जितनी आपकी कैपेसिटी है 40-40 लगाओ मंडे टू फ्राइडे। और फिर उसके बाद आप सैटरडे या फिर संडे को दोनों दिन आपको रिवाइज करना है। लाइब्रेरी आपने ज्वाइन करी रखी होगी या फिर घर पे भी आप अपना लाइब्रेरी जैसा बना लो, टाइम टेबल पर जैसा बना लो, या फिर डेली का एक टारगेट शेड्यूल करो कि मुझे आज आज ये कंप्लीट करना है। तो उसमें अपना ये वोकैब का भी एक लिस्ट कंप्लीट करो, है ना। देखो आपको सब कुछ साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक बार केवल और केवल मैथ पढ़ रहा हूँ तो केवल मैथ ही पढूं, एक बार फिर मैं रीजनिंग और इंग्लिश को साथ लेके चल लूँ, और फिर एक बार मैं अपना GK GS पढ़ रहा हूँ तो केवल GK GS और करंट अफेयर नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ऐसे करोगे तो फिर आप मैथ्स में चूक जाओगे, फिर आप रीजनिंग भूल जाओगे, इंग्लिश में फिर से आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चारों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस किस तरीके से, कि अगर आप मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश एक साथ पढ़ रहे हो तो जीको को आप, जीके जो है हमारा, इसको 1-2 दिन के लिए स्किप कर दो। फिर उस 1-2 दिन अगर आप जीके को पढ़ रहे हो तो उस दिन इंग्लिश को स्किप कर दो। मतलब आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल बना के पढ़ना है, क्योंकि आपके पास 5 साल नहीं है, पंचवर्षीय योजना नहीं है, या फिर मोदी जी ने कोई स्कीम नहीं चला रखी कि आपको उस 5 साल पूरा तैयारी में लगाना है, ऐसा नहीं है। आपके पास केवल लिमिटेड समय है, लगभग 1 साल से 1.5 साल तक, या फिर मैक्सिमम अगर मैं मान लूँ 2 साल तक। केवल इस 2 साल में आपको पूरा सिलेबस खत्म करके अपने नंबर भी लेकर आने हैं। तो आपको उस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और उस टाइम टेबल में आपको उतरने में लगभग 1 महीना लगेगा, 1-2 महीना तो आपको लगेगा। फिर वहाँ से अगर आपने एक डिसिप्लिन लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया और एक रूटीन आपका बन गया ना, तो फिर आप अगर शादी में जाओगे या फिर कहीं दोस्तों के साथ पिकनिक में जाओगे तभी आप टूट सकता है आपका रूटीन, वरना ऐसे नहीं टूटेगा। तो आप पहले तो खुद को आइसोलेट कर लो, फिर इस तरीके का रूटीन बनाओ कि मुझे किस तरीके से करना है अपना पूरा सिलेबस, चारों पांचों सब्जेक्ट जो भी है आपको उसको बैलेंस बना के पहले आपको प्लानिंग करनी है 2-3 दिन, और फिर किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको 1.5-2 महीना लग जाएगा, उसमें इम्प्लीमेंट हो जाना है, डेली अपना उसी रूटीन में करना है। मैंने आपको क्या बताया, आप इस तरीके से अपना एक टाइम टेबल बना लिया करो, टाइम टेबल नहीं शेड्यूल बना लिया करो, कि अगर आज मुझे 50 वोकैब याद करने हैं इस तरीके से, ठीक है, और फिर मुझे आज मैथ का एक लेक्चर या फिर ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर लेना है, एक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेना है। फिर थर्ड क्या है, इंग्लिश में मुझे नाउन को रिवीजन करना है, इंग्लिश में मुझे नाउन का रिवीजन करना है। फोर्थ क्या है अपना, टिशू के जो क्वेश्चंस है, टिशू के लगभग मेरे पास प्रीवियस ईयर की बुक है, किरण पब्लिकेशन की या फिर पिनाकल की या फिर कोई सी दूसरी भी बुक, या फिर PW की बुक भी आ रही है आजकल, बहुत अच्छी है वो भी, उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं आपके एग्जाम वाइज। मैं उसमें से 50 क्वेश्चन टिशू, प्लांट टिशू और एनिमल टिशू के लगाऊंगा। तो इस तरीके से आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, और कम बनाओ, मैं आपको हमेशा कहूँगा, क्योंकि कम जब आप बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा टारगेट धीरे। अगर आप ऐसे ही बना लोगे कि मैं डेली 100 वोकैब याद करूँगा, अपना 16 दिन में मेरी पूरी वोकैब खत्म। मैं डेली 5 लेक्चर लूँगा ट्रिग्नोमेट्री के, 3 दिन में मेरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म। मैं डेली 2 चैप्टर इंग्लिश के रिवाइज करूंगा, नाउन प्रोनाउन, ऐसा जोशीला मतलब आपके अंदर नहीं लेकर आना, ठीक है। मैं जानता हूँ डर के आगे जीत है, लेकिन इतना भी डर के आगे जीत नहीं है, इतना भी निडर होके काम नहीं करना। निडर होके काम करोगे ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे, हेलोजन की तरह जलोगे, कुछ ही दिन में आप फिर हो जाओगे, बुत जाओगे, ठीक है।
तो आपको कंसिस्टेंसी बनानी है। मैं एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ यहाँ पे हो। देखो वो कैब को आपको किस तरीके से याद करना है भाई। हफ्ते में आपके 5 दिन होते हैं, 1 से लेके 7 डेज होते हैं। आपको 5 दिन केवल और केवल 50 या फिर 40 आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से याद करना है। बाकी के 2 दिन आपको केवल और केवल रिविजन करना है। आपके जितने भी चारों सब्जेक्ट होते हैं उन सभी को बैलेंस करके चलना है। आपका तभी सिलेक्शन हो पाएगा। जितने भी टॉपर्स हैं आप उनके उनके अगर आप इंटरव्यू देखते हो कि तो आप यहाँ पे देखते भी होंगे कि वो यही बोलते हैं कि कभी भी आप एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली मत दो, कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो केवल मैथ ही पढ़ते रह जा रहे हो दिनों दिन भर, रीजनिंग पढ़ रहे हो तो केवल दिन भर रीजनिंग, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको तीनों चारों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर मैं मंडे को 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया, तो मैं ट्यूसडे को रीजनिंग पढ़ूंगा, मैथ पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा। फिर वेडनेसडे को यही मैं रूटीन फॉलो कर दूंगा। फिर मैं अगले दिन अपना थर्सडे को फिर से मैथ ले आऊँगा, जीके ले आऊँगा, इंग्लिश ले आऊँगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से आपके पूरे हफ्ते में सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे। और सैटरडे या फिर संडे, है ना, या तो दोनों दिन मैं केवल और केवल रिवीजन करूँगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ते जाऊँ, अंदर लेते जाऊँ, अंदर पूरा अपना ग्रैब करते जाऊँ, रिवीजन में कर ही नहीं रहा, पीछे का सारा भूल जा, फ़ायदा क्या, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे अपना रिवीजन में गलती करते हैं, वो रिवीजन नहीं करते, बाद में बहुत पछताते हैं। और रिवीजन आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। तभी आपका पढ़ना सफल होगा, वरना फिर आप देखोगे साल के अंत में आपको फिर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रुक जाएगा इसी वजह से। और फिर से आपको पूरा कोर्स शुरू से पढ़ना पड़ेगा, शुरू से आपको फिर नोट्स पे मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे नहीं, बहुत दिन हो जाते हैं, तो वो ऐसे नोट्स लगते हैं कि वो किसी और ने बनाया। मेरे बनाए ये नोट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भी फिर समझ नहीं आएगा। और उस नोट्स को पढ़ने के लिए आपको फिर से अपना ऑनलाइन वो लेक्चर्स खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन को आप साथ में लेके चलो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं हम किसी और भी नई जानकारी के साथ। अगर आपको कोई भी आपका डाउट है, फीडबैक है, अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं एक नया वीडियो, तो आप कमेंट में ज़रूर करिए। मैं अगली कोशिश करूँगा कि उस पर भी मैं एकदम अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के लाऊँ और आपकी हेल्प करूँ, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।